चलिए नमस्कार, आप सभी प्यारे साथियों को वी आर एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग जीके जीएस के प्रश्न जो है वो देखेंगे। सबसे पहले आप सबों को बता दें कि जीके जीएस के जितने भी प्रश्न करा रहे, बहुत सारी चीजें हैं। पहले तो बता दें कि ये आपका जो सीरीज हमने स्टार्ट किया है, आज ये लेकर के 2 क्लास हो जाएंगे और पिछले 1 क्लास पहले हो चुके हैं और सबके लिए प्लेलिस्ट जो है वो बना दिए। तो ये ध्यान रखेंगे, प्लेलिस्ट बनाने के 2 फायदे जो अभी बता रहे हैं। एक तो कि अगर कोई भी 9 क्लास देख रहे हैं या 10 क्लास देख रहे हैं, सीरीज में आप कभी भी आ रहे हैं तो आप चाहते हो कि अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो आप क्रमवार से आप स्टडी करना चाहते हैं तो आपके लिए प्लेलिस्ट है। दूसरी बात क्या है कि जो लोग को क्लास ठीक ठाक लग रहा है, सब चीज लग रहा है कि अच्छा रिवीजन हो रहा है, सब ठीक चल रहा है, तो वो लंबे समय तक जुड़ जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन 300, 400, 500, 1000 क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, है ना। इसके बाद क्या होता है कि जब वो 2-3 महीना ये टाइम दिए, कभी उधर कभी उधर, तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग को इंपॉर्टेंट बात लगता है ना, तो स्क्रीनशॉट लेते हैं। और कंपटीशन में तैयारी करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, खास करके यूट्यूब माध्यम बना करके, उन लगभग अगर व्यक्ति के अगर मोबाइल चेक किया जाएगा तो स्क्रीनशॉट से पूरा गैलरी जो है वो भरा रहता है। लेकिन उस स्क्रीनशॉट को वो ज्यादातर प्रयोग नहीं करते हैं। तो मोबाइल में तो धरल है, दिमाग में आता नहीं, और एग्जाम हॉल में तो आपका ब्रेन ही जाएगा वहां पे, है ना। स्क्रीनशॉट और मोबाइल तो जाएगा नहीं। तो इसके लिए हम लोग कोशिश क्या कर रहे हैं कि जितने भी एक सीरीज को प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4 कर करके लगातार चलाएंगे, है ना। तो इस तरह से चलाने से फायदा क्या होता है कि अगर आप कई वीडियो को देख लिए, 2 महीना 3 महीना चैनल पे बने रहे और आपका एग्जाम है, तो उससे पहले आपको जो है जितने भी प्रश्न हुए हैं वो सब आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट के रूप में मिल जाएगा, ताकि आप उसको निकलवा करके आराम से आप खुद जो है वो किसका क्या आंसर होगा खुद से प्रैक्टिस एक बार कर लेंगे। इससे फायदा होगा, आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। और बातें बता दे, थोड़ा सा 1 मिनट और सुन लेंगे, फिर हम लोग प्रश्न के ऊपर में चलते हैं। तो आपको आंसर वगैरह सब कुछ दे दिया जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन देगा, ये क्या है, ये इससे रिलेटेड बातें क्या है, तो ये प्रैक्टिस सेट का ही होगा और ये प्लेलिस्ट में होगा। तो आप जाके वो क्लास जो है वो आप देख सकते हैं, और क्लास एक तरह से आपके लिए प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन के रूप में जो है वो आपका काम करेगा। ठीक है, चलिए। तो बीपीएससी के थ्रू जितने भी आपका एग्जाम होते हैं, चाहे आपका शिक्षक भर्ती हो, टीआरई 4 हो, चाहे आने वाले 5 हो, या फिर अभी फिलहाल में तो अगर बात कर लेंगे तो जो ऑफिसर ग्रेड का जो एग्जाम होता है वो आपका 72 यानी 72वीं बीपीएससी चल रहा है। इसके अलावा इसी के से संबंधित क्वेश्चन दारोगा वगैरह में भी पूछे जाते हैं। तो इन सभी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एकदम टॉप वाला जो मलाई वाला जो प्रश्न है वही हम आपको करा रहे हैं, है ना। तो आप आराम से बने रहें। तो चलते हैं आज के पहले सीरीज के ऊपर में, आज के पहले क्वेश्चन को देखें। तो पहले जो प्रश्न है 10 तक आपको करा दिए हैं सीरीज का, तो आज 11 नंबर प्रश्न से शुरुआत कर लेंगे, है ना। एक क्वेश्चन 10 तक ही कराए थे और 11 आपको दिए थे होमवर्क के रूप में कि इसको आपको जो है वो बना ही लेना है। तो ये प्रश्न आप बनाए या नहीं बनाए, अब हम लोग जो है इसको आराम से एनालिसिस कराएं। एक बात ध्यान से सुनेंगे, इससे क्या है ना कि सीरीज में आप कई समय तक बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा। अभी कुछ मिनटों के बाद आपको ये सीरीज आपको ऊर्जावान बना देगा, है ना। तो एकदम नहीं घबराना है। अब यहाँ ध्यान सुनेंगे, कहीं भी आप थ्योरी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो एक तो यहाँ से जो क्वेश्चन लेते हैं वो उससे रिवीजन भी होगा, प्रैक्टिस भी होगा, और नहीं तो अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो आपको एक अंदाजा होगा कि प्रश्न आते कैसे हैं। और अगर आपको आता है तो बनाइएगा, है ना। और कुछ जो है वो नए नए चीजों को आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए, अब ज्यादा बकवास हो गया। निम्नलिखित में से सुमेलित करके सही उत्तर का चयन करिए। तो इसमें क्या था, तो इसमें आपको फ्री हिंदुस्तान की बात कर लेंगे, तो ये तारकनाथ दास की हो जाएगी। फ्री हिंदुस्तान याद रखेंगे, इसके लेखक कौन हो जाएंगे, तारकनाथ दास। यानी अगर हम बात कर लेंगे तो ए का जो होगा वो होगा आपका डी। और दूसरे का अगर बात कर लेंगे तो इंडियन ओपिनियन, आप सब जानते हो कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में जो थे, तो दक्षिण अफ्रीका में जो है महात्मा गांधी इंडियन ओपिनियन नामक जो है वो पत्रिका लाए थे। पत्रिका मतलब अखबार समझ लीजिए आप, अखबार मतलब न्यूज़पेपर आप समझ लीजिए, है ना। अब ये ध्यान से समझना है कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका, कई एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका जो है वो महात्मा गांधी का कौन कौन से लैंग्वेजेस में छपते थे,
है ना। पिछले बार हमने देखे हैं कि बीपीएससी का जो ऑफिसर ग्रेड का जो एग्जाम होता है बस सेम प्रश्न आपका टीआरई में भी देखने के लिए मिलता है। तो इन एग्जामों में ध्यान रखेंगे, एक चीज हम देखे हैं कि ये प्रश्न आया है कि भाई इंडियन ओपिनियन निम्न में से किस में नहीं छपता है ना, किस भाषा में नहीं छपता है। तो ये याद रखना है कि 4 भाषा में प्रकाशित होती थी। दक्षिण में तमिल में भी छपती थी, हिंदी में भी छपती थी, और ये गुजरात साइड के थे तो गुजराती में भी छपती थी, और एक अंग्रेजी में। ये 4 भाषा में छपती थी। तो ये एकदम याद रख लीजिए, इंडियन ओपिनियन 4 भाषा में प्रकाशित होती थी। कौन कौन सी भाषा, अगर ये 4 याद रहेगा तो आप कंफर्म कर पाएंगे कि निम्न में से किसमें नहीं छपती थी, है ना, ये किसमें छपती थी। तो ये चारों का नाम बता दिए। बाकी अगर बात कर लेंगे वॉइस ऑफ इंडिया, तो ये वॉइस ऑफ इंडिया के लेखक कौन हो जाएंगे, तो इसके लेखक जो है वो हो जाएंगे आपके दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें क्रांतिकारियों का दादा कहा जाता है। क्रांतिकारियों का क्या कहा जाता है, दादा कहा जाता है। अगले सवाल अगर बंगाली की बात कर लेंगे तो बंगाली आपका जो है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का हो जाएगा। तो ये आपके चारों जो है वो मिला दिए। अगर सेकंड इंडियन ओपिनियन अभी हम लोग देखें महात्मा गांधी का है, जब ये साउथ अफ्रीका में ही थे तो महात्मा गांधी जो है ये इंडियन ओपिनियन जो है वो प्रकाशित करते थे। वॉइस ऑफ इंडिया की बात कर लेंगे दादा भाई नौरोजी, तो 3 का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। अगर 4 नंबर सवाल की बात कर लेंगे बंगाली के, तो बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी यानी सी। तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी रूप में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पैटर्न ये ध्यान रखेंगे, खाली कौन क्या है नहीं है जानकारी, बाकी ये मिलान करने वाला में आए, ए होगा बी होगा, ये सही है बी गलत है, किसी तरह से आएगा, केवल आपको पूरे कॉन्सेप्ट को देख लेना है। अगला सवाल आपके सामने सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल जो है वो कौन था। यहाँ पे आपको ज्यादा घबराने वाली बात नहीं कि सर उस समय गवर्नर जनरल तो नहीं चलता था, आप गलत पढ़ा रहे हैं, है ना। ये सभी बातों को आपको ज्यादा जो है वो जानकारी ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि सारी बातें यहाँ पे आपको बताई जाएगी। देखिए ये आप सब जानते हो कि 1857 की क्रांति हुई। अगले साल 1858 से भारत में जो गवर्नर जनरल का पद होता था उस पद को प्रमोट कर करके और भारत के वायसराय के रूप में उसको चेंज कर दिया गया। तो 1858 के बाद जितने भी पढ़ेंगे कि वो गवर्नर जनरल नहीं, उनको आप वायसराय ही बोलते थे, है ना। लेकिन आमतौर पर वायसराय को ये गवर्नर जनरल लिखा है, तो आपको घबराने की बात नहीं है, ठीक है, आप वायसराय ही समझेंगे। तो जब भारत में पूरे दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध हो चुका था भाई, माने इसकी शुरुआत हो गई है, तो भारत में उस समय में गवर्नर कौन है यानी वायसराय कौन है, यही आप ध्यान रखेंगे। क्या लॉर्ड कर्जन है, ये लॉर्ड रीडिंग है, या फिर लॉर्ड मिंटो द्वितीय हो जाएंगे, ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हो जाएंगे। तो इस समय की अगर कुछ विशेष बातों को अगर हम बताते चले तो भारत में प्रथम विश्व युद्ध, भारत क्या पूरे वर्ल्ड में 1914 से लेकर के 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। और अगर बात कर दे भारत में वायसराय किनका था भाई, तो भारत में एक वायसराय है जिसका नाम है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ये याद रखेंगे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है। अब इनके समय काल की बातें कर लेंगे तो ये भारत में 1910 से लेकर करके और 1916 तक रहते हैं। थोड़ा स्पीड अगर हम कम कर लेंगे अपनी बोलने का तो लड़खड़ाहट जो है वो कम होगा, जल्दी जल्दी में थोड़ा सा लड़खड़ाहट जैसा होता है ना, जिसे लगता है आदमी हकला रहा है। तो चलिए आराम आराम से पढ़ते हैं। तो भारत में ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का ये शासनकाल है, ये वायसराय थे, ठीक है, 1910 से लेकर करके 1916। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसी टाइम में हुआ है तो कहीं ना कहीं अगर बात कर लेंगे तो किनके समय, किस वायसराय के समय जो है वो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो ये आपका लॉर्ड हार्डिंग। और इंपॉर्टेंट बातें आपको बताते हैं, केवल ऐसा नहीं कि प्रश्न आएगा, इसके अगर इर्द गिर्द भी सवाल बनेंगे तो आपको बता देंगे। ये हार्डिंग का ही, हार्डिंग द्वितीय का ही भारत में समय है, तो क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले अगर बढ़ते हैं 1911, बहुत विशेष है, यहां से ढेर सवाल आपके आएंगे। तो 1911 में क्या हुआ कि भारत में किस वायसराय का शासन है, बार बार बोल रहे हैं, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का। 1911 ईस्वी का समय है कि पहले आप पढ़े होंगे कि 1905 में बंगाल को विभाजित कर दिया जाता है कर्जन के टाइम पे, है ना। तो बंगाल का विभाजन हो जाता है और यही 1911 वो टाइम है कि जो बंगाल विभाजन हुआ था उसको रद्द कर दिया गया। अब भाई एक महाराज आए थे, ब्रिटेन के ही महाराज जी आ गए थे इस बार, जिनका नाम जो है वो जॉर्ज पंचम है। नाम क्या है, तो जॉर्ज पंचम है। तो ये आप पढ़े ही होंगे। तो जॉर्ज पंचम और उनके पत्नी जिनका नाम क्या है, तो मेरी है ना। आप मेरी मतलब अपनी नहीं समझ जाइएगा, ये महाराज जी के वाइफ है, ठीक है। तो ये ब्रिटेन के जो महाराज है उनकी पत्नी मेरी है। तो ये महाराज और उनकी पत्नी दोनों इंडिया में आए थे। तो जब ये इंडिया में आए थे तो बात ध्यान रखेंगे, डायरेक्शन बंबई का जो इलाका है वो कौन से द्वीप पर आए थे, ये भी आपको याद रखना है
किसी न किसी एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तो आपको एकदम सतर्क रहना है। तो ये बंबई में जिस जगह पे ये आए थे उसे कहते हैं अपोलो। क्या कहते हैं? अपोलो। सारी बातें ध्यान में रखते चलेंगे। बंबई में उस जगह को क्या कहते हैं? अपोलो। अब घबराना नहीं, इससे रिलेटेड प्रश्न आएगा, इसीलिए सारी बातें बताए थे। तो ये अपोलो बंदरगाह पे, आपको याद रखना है किस बंदरगाह पे? अपोलो बंदरगाह पे आए थे। और कई बार तो आपको जहाजिया के नाम पूछ लेगा, मतलब किस जहाज से ये आए थे, तो किस पानी के जहाज से आए थे, तो उसका नाम मदीना है। दोनों बातें याद करते चलेंगे कि आए कहां थे, तो अपोलो बंदरगाह पे आए थे। बंबई के इलाका में पड़ता है, मुंबई जो है, ठीक है, आज जो मुंबई कहते हैं वही। और ये ध्यान रखेंगे किस जहाज से भारत में आए थे, तो मदीना। क्योंकि आप लेवल के आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी बात याद रखना है। अब एक बात और आपको बताते हैं कि ये बंबई वाले क्षेत्रों में, मुंबई के इलाका में जो अपोलो बंदरगाह पे आए, तो इनके स्वागत करने के लिए ये बंबई के ही पश्चिमी वाले भागों में बंदरगाह के पास में, याद रखेंगे, एक गेट का निर्माण शुरू किया गया जिसे कहते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। कई लोगों को इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया बेसिक बात है, लेकिन कंफ्यूजन आता है। अगर इंडिया गेट कहे तो दिल्ली हो जाएगा आपका, और गेटवे ऑफ इंडिया कहेगा तो मुंबई हो जाएगा। ध्यान सुनेंगे। और इसी मुंबई में याद रखेंगे ये अपोलो बंदरगाह जहां है, जिसको आप मुंबई कहते हैं, तो वहां गेटवे ऑफ इंडिया की शुरुआत जो है वो 1911 से ही शुरू हो रहा है। तो देखिए क्या हुआ, महाराज जी जॉर्ज पंचम और उनके पत्नी जो है वो मेरी भारत में आए। किस बंदरगाह पे आए थे, तो अपोलो में। किस जहाज से आए थे, तो मदीना। और याद रखेंगे कि यहाँ पे आपको समझना क्या है, तो समझना यह है कि इसी समय गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण शुरू हुआ। क्या याद रखना है, तो गेटवे ऑफ जो है वो इंडिया का निर्माण शुरू हुआ। और क्या हुआ, जो बंगाल जो विभाजित हो गया था, वो बंगाल विभाजन रद्द हो गया। याद रखेंगे, जो बंगाल विभाजित हुआ था, वो बंगाल का जो विभाजन है वो इसी साल, याद रखेंगे, इसी साल क्या हो गया, रद्द हो गया। और बहुत सारी कामें हो गई। और क्या हो गया, तो अब याद रखेंगे कि इसी वर्ष जो है वो कैपिटल में भी ट्रांसफर देखने को मिला। पहले 1911 से पहले भारत की जो राजधानी होती थी वो कलकत्ता हुआ करता था। ध्यान से सुनेंगे। लेकिन 1911 में ही भारत की राजधानी यानी कैपिटल कलकत्ता से ट्रांसफर होकर के दिल्ली आ गई। तो याद रखेंगे, पहले जो कलकत्ता हुआ करता था, तो कलकत्ता से जो है वो दिल्ली राजधानी कब बनी, तो 1911 ईस्वी में ही बनी। ठीक है, ये सारी घटनाएं 1911 की ही बात है। 1911 में और बहुत सारी घटनाएं हो रही है, लेकिन इतना कम से कम बेसिक बात आपको याद रखना है। 1911 में ही महाराज जी जब भारत में आए हैं तो दिल्ली दरबार भी लगा है। और ये दिल्ली दरबार कई एग्जाम में पूछा गया है कि लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे जो दिल्ली दरबार लगा, वो दिल्ली दरबार केवा दिल्ली दरबार है, तो ये तीसरा दिल्ली दरबार है। 3 दिल्ली दरबार हुए। एक याद रखेंगे 1877 में जब भारत में शासन था लिट्टन का। याद रखेंगे किसका है, लिट्टन। सब वाइसराय ही होगा, ध्यान से सुनेंगे। इसके अलावा 1903 की बात कर लेंगे तो इस समय लॉर्ड कर्जन का ही टाइम था। ये सेकंड दिल्ली दरबार लगा, ये फर्स्ट वाला हो जाएगा आपका, और ये आपका जो है वो आपका सेकंड वाला। और थर्ड दिल्ली दरबार की अगर बात कर लेंगे तो थर्ड नंबर का जो दिल्ली दरबार हुआ वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम पे हुआ। तो इतनी बातें 1911 से बातें, ठीक है, कि महाराज जी आए, अपोलो बंदरगाह पे आए, मदीना नामक जहाज से आए हैं। इसी साल भारत की राजधानी कलकत्ता से कहां हो गई, तो दिल्ली हो गई। और इसी बार याद रखेंगे जो बंगाल विभाजन चल रहा था, भाई बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, लोग विरोध कर रहे थे, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। ये सारी बातें आपको याद रखना है। और तीसरा दिल्ली दरबार जो है वो इसी टाइम पे हुआ है। अगर कई बार पूछा गया है कि तीसरा दिल्ली दरबार कब हुआ, तो 1911। तीसरा दिल्ली दरबार किस वायसराय के शासनकाल के दौरान हुआ है, तो लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, अब ये इतने जितने बातें आपको हम बताएं, और अगर खाली अगर कहेगा कि जैसे गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वायसराय के शासन से शुरू हुआ, तो भी आपका ये हो जाएगा। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। और इसी में अगर कुछ और विशेष अगर आपको हम बता दें, तो इसी में आप पढ़ते होंगे कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का ही टाइम है कि अगले साल 1912 ईस्वी में बात कर लेंगे तो 12 में बंगाल से बिहार अलग हो गया। याद रखना है कि बंगाल से जो है वो आपका बिहार क्या हो गया जी, तो अलग हो गया। बंगाल से क्या हो गया, तो बिहार जो है वो अलग हो गया। ये बात याद रखना है। कई लोग को लगता है कि बिहार अलग हो गया मतलब बिहार नहीं, बिहार के साथ झारखंड भी था। कई लोग को लगता है कि सर बिहार के साथ झारखंड, ये सही बात है कि झारखंड तो 2000 में हो गया। यही नहीं, बिहार के साथ झारखंड ही नहीं, आज जो ओडिशा प्रांत है वो ओडिशा जो है वो भी बिहार में ही था। मतलब बंगाल से जो अलग हुआ उस बिहार में झारखंड और ओडिशा का जो आज वर्तमान जो क्षेत्रफल देखते हैं, लोकेशन देखते हैं, ये सब साथ में ही है। अच्छा, इससे बिहार से फिर अलग कैसे हो गया, तो बिहार से अगर ओडिशा की बात कर लेंगे तो 1936 में ओडिशा अलग हो गया। और आप जानते होंगे कि 15 नवंबर
15 नवंबर 2000 की बात कर लेंगे, 15 नवंबर 2000, तो झारखंड अलग हो गया बिहार से, तो ये ओडिशा अलग हो गया और ये झारखंड। जितने बातें बता रहे ध्यान रखेंगे, धीरे धीरे ऐसे ही सीरीज चलते रहेगा और आपका एकदम जीएस एकदम बढ़िया हो जाएगा। जीके जिसमें जो आपका क्वेश्चन आएगा इतना आपको पकड़ हो जाएगा कि आप एकदम बहुत करने लगेंगे बढ़िया। एग्जाम में कहीं भी टेस्ट लगा रहे, कुछ भी ऑफलाइन ऑनलाइन, अच्छे स्कोर जो है वो करने लगेंगे। और यकीन मानिए कुछ भी नया सीख रहे हैं, भुतला जाइएगा तो उसके भूल जाने के बाद हम आपको प्रैक्टिस देंगे, चीजें एकदम क्लियर हो जाएगा। मानव की प्रवृत्ति है, मनुष्य का प्रवृत्ति है भूलना, बार बार बोलते हैं। अगर मनुष्य भूलेगा नहीं तो पागल हो जाएगा, समझ रहे बात ना। हाँ, लेकिन चीजें याद कैसे रहेगा, तो रिपीटेशन से होगा, वो भी हम आपको करा लेंगे। ये याद रखेंगे कि 1912 में जो बिहार अलग हुआ बंगाल से, याद रखेंगे कब अलग हुआ ये भी पूछा जाता है, तो 22 मार्च को अलग हुआ, 22 मार्च 1912, ठीक। और ये बंगाल से अलग कराने में एक व्यक्ति की भूमिका बहुत अच्छी होती है, जिसका नाम क्या है, तो उनका नाम है सच्चिदानंद सिन्हा। ये याद रखेंगे, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी तो वहां पे अस्थायी सदस्य बने थे, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य, जिसका नाम सच्चिदानंद सिन्हा है। और इसी सच्चिदानंद सिन्हा को ये बिहार एक जो आधुनिक आप राज्य देखते हैं, इसको बनाने में अच्छी भूमिका जो है वो बंगाल से जब ये अलग हुआ था उस टाइम पे इनकी रही है। इसीलिए सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी की तो आप जानबे करते होंगे, इसके अलावा आधुनिक बिहार के निर्माता कहे जाते हैं। ये भी सवाल बनते हैं कि आधुनिक बिहार के निर्माता कौन है, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी हो जाएंगे। अब इतनी सारी बातें आपको बता रहे हैं, इससे तो बहुत सारी हो जाएंगे। 22 मार्च को ही जल दिवस मनाते हैं, बिहार दिवस मनाते हैं। सवाल आएगा बिहार दिवस क्या 1912 से मना रहे हैं? नहीं, तो नीतीश कुमार के शासन आई थी 2010 से ही बिहार दिवस मनाई जा रही। अगर इतनी सारी जानकारी अगर आप याद रखते हैं तो हमें नहीं लगता है कि कहीं आपको दिक्कत होगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल की अगर बात कर लेंगे, अगर ये नहीं सोचिएगा कि अगर एक प्रश्न में ज्यादा ले लिए टाइम तो हर में ज्यादा ही लेंगे, कोशिश करेंगे कि आपके हिसाब से भी जल्दी जल्दी ये भी करें। अब ये तो सवाल रिपीट आ गया कि वॉइस ऑफ इंडिया अखबार के संस्थापक कौन है, तो आप जानते हो कि वॉइस ऑफ इंडिया भारत की, कई बार ये भी देगा कि वॉइस ऑफ इंडिया ना लिख करके के भारत की आवाज लिख देगा, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा दादा भाई नौरोजी के है, और ये दादा भाई नौरोजी को भारत में क्रांतिकारियों का दादा कहा जाता है, क्रांतिकारियों का दादा। फिर बैच में आप आइए ना भाई, क्रांतिकारियों का दादा दादी, क्रांतिकारियों की माता, सब कर देंगे, है ना। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। तो अगला सवाल जो है वो आपके सामने ये रहा, बहुत बढ़िया सा सवाल है कि ध्यान से सुनेंगे, कॉन्सेप्चुअल सवाल है भाई कि न्यू लेफ्ट्स फॉर ओल्ड। ध्यान से सुनेंगे, लेखों की एक श्रृंखला थी जो कि 1893-94 के आसपास में आई थी, जिसमें कांग्रेस की सर्वहारा वर्ग से दूर रहने के लिए आलोचना की गई थी। इन लेखों के लेखक कौन थे, ये याद रखेंगे। अगर जो लोग डायरेक्ट जो है वो किताबें और रचनाकार पढ़े वो भी कर लेंगे, लेकिन अगर आप इस लाइन को समझेंगे तो यहां से भी आप जो है और भी क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाएंगे, है ना। इससे रिलेटेड भी, मतलब किताब के नाम डायरेक्टली अगर ना रहे, केवल ये कॉन्सेप्ट ये हटा कर करके और केवल इतनी सी बातें जो आपको लिख देंगे तो भी बनाएंगे। तो ये याद रखेंगे, ये व्यक्ति जिसका नाम बंगाल के व्यक्ति है, जिसका नाम अरविंद घोष है, याद रखेंगे। इसके लेखक कौन हो जाएंगे, अरविंद घोष। अरविंद घोष बहुत सारी किताबें लिखे, महाभारत से रिलेटेड जो है वो भी, आपके सावित्री वाली किताबें अभी आएगा, उससे क्वेश्चन हम लिए हैं, वो भी आ जाएगा तो हम बता देंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन नहीं लिए वो आपको बता देंगे। लाइफ डिवाइन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बनेगा, अब बहुत सारे कम लोग इसको जानते हैं और फोकस करते हैं। लाइफ अगर बात कर लेंगे डिवाइन के, तो लाइफ डिवाइन अलग है और डिवाइन लाइफ अलग है। ध्यान से सुनेंगे, दोनों अलग अलग लेखक की किताबें है, लेकिन अभी अरविंद घोष की चल रही है, तो ये अरविंद घोष की बातें कर देंगे कि अरविंद घोष की ये किताबें हैं लाइफ डिवाइन। आप सब पढ़ते होंगे कि आप सब जानते हो कि 1907 में जो रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में सूरत में अधिवेशन हुआ तो कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गई, गरम और नरम। आप सब पढ़ते हो, तो गरम में आप जो पढ़ते होंगे लाल बाल पाल, है ना, लाल बाल पाल। तो लाल मतलब लाला लाजपत राय, पंजाब के शेर। बाल का मतलब आपका बंगाल, बाल मतलब आपका बाल का होता माथा पे, माथा मतलब महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र के हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक, जिनके बारे में पहले भी सीरीज में बताया कि गणपति उत्सव की शुरुआत कर दिएगा, वो आपका शिवाजी उत्सव की शुरुआत की, गीता रहस्य लिखे, बहुत तरह के बातें उनसे रिलेटेड आएगा, ठीक है। आगे भी पढ़ेंगे हम लोग, अब ध्यान सुनेंगे। तो ये लाल बाल और पाल, पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल भी बंगाल के हैं। तो ये तीन गो लाल बाल पाल के अलावे
अरविंद घोष की अगर बात कर लेंगे तो ये भी गर्म में है, तो 3 के साथ एक और आप याद रखेंगे तो 4 गर्म दल में याद रखना, बाकी जितना आ जाएगा सब उधर नरम दल में आ जाएगा और कुछ गर्म और नरम के अलावे क्रांतिकारी में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अरविंद घोष की ही किताब है जिसका नाम लाइफ डिवाइन है। ये कहते थे कि कांग्रेस जो पार्टी बनी है ये अमीरों के बीच में रह रहा है, अमीरों के बीच में बैठक फैठक कर रहा है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। कांग्रेस पार्टी को देश में विकास करना है, ये कुछ भी करना है, आम लोगों की समस्या सुनना है तो सर्वहारा वर्ग से उससे जुड़ना पड़ेगा। जो भूमिहीन, सर्वहारा मतलब क्या है, आमतौर पर लोग इसको समझते हैं कि सबसे हारा, और सही है कि सबसे हारा ही है क्योंकि इसमें भूमिहीन वर्ग के लोग आते हैं, जिसमें अपनी कोई जमीनें नहीं है, दूसरे के खेत खलिहान में काम करने वाले लोग हैं, समझ रहे बात ना। तो एकदम निर्धन से भी निर्धन लोग कह लीजिए, एकदम निर्धन लोग, वो सब सर्वहारा वर्ग में है। अब अगर कभी भी अकाल अगर आ जाएगा तो सबसे पहले यही लोग लपकेगा। कई लोग इन लोग को खाने के लिए कोठी में उतने भर अनाज है कि जब अगला मौसम आता है तो बस अगला में खेत में लगा दिया, बस खत्म। तो अगर अगली बार फसल बर्बाद हो गया, इसके कोठी में अनाज नहीं है, तो भाई ये नहीं झेल सकता है। पहले तो 2 वक्त की रोटी खाएगा, फिर एक टाइम पे आएगा, अब फिर वही नहीं मिलेगा, पानी मारेगा, पानियों नहीं मिलेगा, मर जाएगा। तो जब भी अकाल आता है, बंगाल में 1943 में अकाल आया था जिसमें 30 लाख से ज्यादा जो है लोग मर गए, और किसके कारण? उसमें मरने वाले लोग कौन है? क्या अमीर लोग है? नहीं, उनके पास तो ढेर पैसा है, वो तो खरीद लेंगे, कम अनाज का कम रहेगा, आदमी खरीदने वाला ज्यादा रहेगा, रेट ज्यादा होगा, वो लेकर के खा लेंगे। लेकिन मरेगा कौन? तो मरेगा निर्धन, जिसके आज भर ही या कल भर ही खाने के लिए है, उसके बाद खर्ची कुछ नहीं है, कैसे खाएगा, कैसे पिएगा। और अचानक फसल नष्ट हो गया मौसम के मार के कारण, या व्यापारी लोग इतना जो है कि उसका कीमत बढ़ा दिया, इस तरह की चीजें हो जाते हैं। तो आपको समझना, अब एक ही चीज पे हम ज्यादा रह जाएंगे तो दिक्कत होगा, है ना। तो ये कहे कि सर्वहारा जो वर्ग है, गरीब निर्धन वर्गों का जो समूह है भारत में, इसकी संख्या बहुत ज्यादा है, इससे कांग्रेस को जो है वो जुड़ना पड़ेगा। इसी को लेकर के ये आलोचना किए थे। ठीक है, ये अपनी किताबों में, जिस किताब का नाम न्यू आपका लैम्प्स फॉर ओल्ड है। ठीक है, चलिए अगली सवाल की तरफ बात कर लेंगे। अरविंद घोष की किताबें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने ये है कि निम्नलिखित में से किसने सावित्री ए लीजेंड एंड अ सिंबल नामक पुस्तक लिखे हैं? तो ये जो किताबें है, ये भी किताब उन्हीं का है जिसका नाम क्या है भाई? तो अरविंद घोष है। कहाँ गए अरविंद घोष? तो ये आपके सी ऑप्शन जो है वो एकदम सही है। बंगाल याद रखेंगे, ये किस प्रांत से बिलोंग करते हैं? तो बंगाल से बिलोंग करते हैं, गरम दल के नेता हैं और लाइफ डिवाइन पुस्तक के ये लेखक हैं। और अभी जो किताबें दो आपको न्यू लैम्प्स वाली बता दे, सावित्री, एक भी पॉइंट अगर याद रखेंगे तो हो जाएगा, ये सारे इन्हीं का है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की अगर बात कर लेंगे तो चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? बहुत हिट प्रश्न है, सारे सिलेक्टेड प्रश्न लेकर के आते हैं, है ना। मीडियम रहेगा, ये हाई लेवल के होंगे। अगर बहुत दिनों से अगर अभ्यास कर रहे हो तो आपके लिए इजी लग रहा होगा। कुछ नहीं अगर याद किए होंगे, कुछ नहीं पढ़े होंगे तो आपको सब भारी लग रहा होगा, लेकिन भारी कुछ नहीं होता है। आप इसको भी पढ़िएगा, जानिएगा, फिर आपको इजी लगने लगेगा। समझ बात? हाँ, लेकिन इतना जो इजी होता है कि जैसे गांधी जी का जन्म कब हुआ, कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुआ, कोशिश करते हैं कि ये सब प्रश्न को हटा दे, है ना। लेवल का प्रश्न लाए, अच्छा प्रश्न लेके आए। अगर नहीं जानते हैं तो सीखिए, और जान रहे तो वो प्रश्न आता है उसी पे एकदम प्रैक्टिस करके एकदम बन करके रखना है ना, बरकरार रखना है। चचनामा का अगर फारसी अनुवाद की बात कर लेंगे, चचनामा में क्या था कि जैसे आप पढ़ते होंगे कि भारत का जो इलाका होता है, तो भारत का सिंध का जो देवल वाला प्रांत है, ध्यान रखेंगे, तो सिंध का देवल का जो इलाका है, तो इधर दाहिर का जो उस समय में शासन था दाहिर सेन का, तो वो 17 साल का जो लौंडा है जिसका नाम जो है मोहम्मद बिन कासिम है, वो आक्रमण करता है और जीत भी लेता है। पहली बार इधर मध्यकाल का हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पहली बार जो है वो इधर मुस्लिम लोगों को स्थापित कराने का काम किया, और पहली बार सिंध के क्षेत्रों में जो है वो दाहिर के क्षेत्रों में जजिया कर की शुरुआत करने वाला मोहम्मद बिन कासिम है। तो उसके बारे में इतिहास, और चचराजा के बारे में, दाहिर के बारे में, है ना, इसी में लिखा हुआ है जिसका नाम चचनामा है। और इसको फारसी में अनुवाद मतलब ट्रांसलेट कराने का काम जो है वो कौन किया? तो शॉर्ट में भी आप कुकी याद रखेंगे, या कूफी कर करके आता है, तो यही आपके हो जाएंगे मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी। ठीक है, तो उतनी बात कौन याद रखेगा? लास्ट में ये याद रखेंगे, अबू कूफी कर लीजिएगा। ठीक है, कूफी कुकी कुछ आ जाए, एक आध 2 वर्ड से धर लेना है। ठीक है, ये चचनामा का फारसी में ट्रांसलेट किए थे। अगला, चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन निवासरत है? आपको बताना है। कहां कहां कह रहा है भाई? तो चीन, मंगोलिया और जापान। तो यहाँ पे जो मानव की प्रजातियां निवास करते थे उसे कहते थे आपका मंगोलाइड। ठीक है, क्या कहेंगे? मंगोलाइड।
निग्रो आप पढ़ते होंगे, बहुत आता है एग्जाम में, बहुत अच्छा भी है। ये दक्षिण अफ्रीका आपको याद रखना है। अब मानव की पहली प्रजाति कहाँ आया है? तो अफ्रीका में। मानव की सबसे पहले प्रजाति के बारे में उल्लेख कहां से मिलता है? तो अफ्रीका महाद्वीप से। ठीक है, याद रखना है आपको। अगर ऑस्ट्रेलाइड की बात कर लेंगे, ऑस्ट्रेलाइड की बात कर लेंगे तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका लिखा जाएगा। दक्षिण अमेरिका, सॉरी अमेरिका बोल रहे हैं क्या, आप पागल हो गए। दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया ध्यान रखेंगे, दक्षिण एशिया हो जाएगा। ठीक, और ये मंगोलाइड हम लोग देख लिए। अगर नार्डिक की बात कर लेंगे तो नार्डिक की अगर बात कर लेंगे तो ये ज्यादा नार्डिक का जो उल्लेख है वो आपका जो यूरोप का एकदम ऊपर वाला इलाका है जहां बहुत ठंडी पड़ती है, सर्दी पड़ती है, तो आप कह सकते हैं कि उत्तरी यूरोप है ना। कौन सा यूरोप? तो उत्तरी यूरोप का जो इलाका है, एक मिनट, उत्तरी यूरोप का जो इलाका है वहां होता है। ठीक है, चलिए अगली बात है, अगर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब 2-3 प्रश्न और है तो फटाफट से देख लेंगे। देखिए सवाल कम करेंगे लेकिन एक लेवल लेते चलेंगे। अब धीरे धीरे हम अपने स्तर से लेवल ले लेंगे कि ये है वो है, सारी जानकारी आपको दे दिए, तमाम तरह की चीजें, मॉडर्न हिस्ट्री है, सारे सेक्शन आपको करा देंगे। फिर उससे रिलेटेड प्रश्न आएगा तो एक ही चीज पे हम लोग बात ज्यादा नहीं करेंगे, फिर धीरे धीरे आपका कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन चलेगा। और खास करके हमारा ये मोटिव रहता है कि हाय हेलो ये वो इधर उधर की बातें नहीं कर करके आज कौन पर्व है, क्या है, नहीं है, जो चीजें कंटेंट लेके आते हैं कम समय में आपको हम डिलीवर कर दे, है ना। तो ये हमारा मुख्य रूप से ध्येय होता है। और वीआर एजुकेशन पे बहुत सारे लोग इसलिए जुड़ते हैं कि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए। भारत में शैल गैस की संभावना किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है? शैल गैस की संभावना किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो भारत में कृष्णा गोदावरी बेसिन में भी पाई जाती है ना, कावेरी बेसिन में भी पाई जाती है, गुजरात का कैम्ब्रिज क्षेत्र में भी पाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्र में जैसे दामोदर घाटी में भी पाया जाता है। याद रखेंगे जो बंगाल की शोक दामोदर नदी है उसके घाटियों में, तो दामोदर घाटी में भी जो है वो पाई जाती है। इसके अलावा अगर बात कर लेंगे तो दामोदर घाटी के अलावा बहुत ऐसे क्षेत्र है जहां पे ये पाई जाती है। जैसे आप असम के इलाका में चले जाएंगे तो असम जो है, असम आराकान याद रखेंगे उधर भी पाई जाती है। तो असम आराकान है, दामोदर की घाटी है, गुजरात का कैम्ब्रिज क्षेत्र हो या फिर कावेरी बेसिन हो या फिर कृष्णा गोदावरी जिसे केजी बेसिन भी कहते हैं, इन सभी क्षेत्रों में जो है वो भारत में शैल गैस पाई जाती है। तो सही जवाब क्या होगा? उपरयुक्त में से सभी, यानी डी ऑप्शन जो है वो आपके सही हो जाएंगे। अगले सवाल की तरफ अगर बढ़ते हैं तो अगला सवाल ये रहा आपके सामने। फटाफट से 2 सवाल है, बहुत हल्का सवाल है तो आराम से आप कर लेंगे। बताएंगे भारत में सबसे अधिक खनिज किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक खनिज किस चट्टान में पाया जाता है ये आपको बताना है। सोचिए, एक बात आप सबसे कह देंगे कि 2-3 क्लास के बाद आपको कम से कम 500 क्वेश्चन का जो है वो एकदम इंपॉर्टेंट वाला, उसमें 5 ऑप्शन वाला ज्यादा रहेगा, 4 ऑप्शन वाले भी प्रश्न कुछ रहेंगे। इस तरह से मिली जुली प्रश्न आपको एकदम जो हार्ड लेवल का प्रश्न आप कह लीजिए, ये मीडियम लेवल का प्रश्न कह लीजिए, और वो प्रश्न होता है कि जहां बच्चे फंस जाते हैं, और ये एकदम हिट टॉप वाला जो प्रश्न है उसका संग्रह आपको 500 क्वेश्चन का मिल जाएगा। इसका फी जो है वो मात्र आपको 99 रुपया लगेगा। A4 साइज पेज में होगा, एक पेज में कई क्वेश्चन होंगे तो आप उसको आराम से प्रिंट करा सकते हैं। आंसर का पीडीएफ आपको अलग से मिल जाएगा, क्वेश्चन का पीडीएफ आपको अलग से, है ना। आपको संपर्क जो करना है, आपको 2-4-5 क्लास के बाद आपको इसी नंबर पे संपर्क करना है। नंबर लिख सकते हैं आप 8825 और 376551। ठीक, अगर किन्हीं को अगर चाहिए कि क्लास लेना है तो अभी हमारे यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन चल रहा है, आधुनिक भारत के इतिहास, जो कि सभी में एकदम आपका कामगार आएगा। देखिए बैच लेना क्यों आवश्यकता है ये भी हम आपको बता देते हैं। क्योंकि YouTube अथाह चीज है, आप एक टॉपिक सर्च करेंगे तो 20-50 आपको क्लास मिलने लगेंगे, अलग अलग 100-200 लोग पढ़ा देंगे। ऐसा नहीं कि कोई खराब पढ़ा रहे, बहुत अच्छे अच्छे आपको टीचर मिल जाएंगे। लेकिन आप देखे होंगे, अगर घोड़ा को देखे होंगे तो घोड़ा के सामने जो है आंख के पास में पट्टी लगा हुआ होता है। आखिर घोड़ा में पट्टी क्यों लगाते हैं? ताकि घोड़ा इधर उधर नहीं देखे। अब पूरा बैलगाड़ी मालगाड़ी चल रहा है, बैलगाड़ी कह देंगे तो मैं बैला लगा रहेगा, घोड़ा गाड़ी मतलब घोड़ा। तो अगर मान के चलिए कि माल लादले है, घोड़ा को आगे हका रहा है, अब इतने उन्हें देखे लगेगा तो कुदा न जाएगा खेतवे में ना। इसीलिए उसको सोझे देखना एकदम जरूरी है कि एकदम सीधा देखे। तो उसी तरह से आपको कोई भी टीचर जो आपको पसंद लगते हैं, उनकी बातें आपको समझ में आता है, अच्छा लगते हैं,
तो उनसे आपको क्या करना है कि पढ़ना है एकदम सीक्वेंस में। आप जब कुछ पैसे खर्चा कर करके और उनके पैड बेस से जुड़ते हैं, है ना, तो फिर क्या होता है कि आपको लगता है कि यहाँ पैसा दिए हैं तो उसको प्राथमिकता देखते हैं। 2 क्लास खत्म किया, अब तीसरा देखना है, चौथा देखना है, ऐसे कई क्लास जब आप देखते हैं, नोट्स वगैरह है, तो आपको एक नोट्स तैयार हो जाता है अच्छा खासा, उस पर आपको कमांड हो जाता है। अब पता चला कि यूट्यूब पे सर्च कर करके एक एक टॉपिक देख न लेंगे, तब पता चल रहा है कि भारत में राष्ट्रवाद का आंदोलन, तब 5 का वीडियो आ गया, वो ठीक कर रहा है, वो कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। अब 5 दिन से यही कर रहा है, अभी भारत में राष्ट्रवाद कंप्लीट नहीं हुआ, एप्लीकेशन वाला वो कंप्लीट करके टॉपिक अब आगे बढ़ गया। तो इसीलिए थ्योरी पढ़िए और जहां भी पढ़िए, लेकिन उनसे पैड बेस से जुड़िए। कोशिश करिए कि जिनका एकदम कम है उससे आप आराम से जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ जो भी आपको तरीका है, इसी लेवल से, इसी अंदाज से आपको पढ़ाई जाएंगे, नए कुछ नहीं होगा। हाँ, चीजें एक सीक्वेंस में आपको पढ़ाई जाएगी, सारे कुछ धीरे धीरे नोट्स तैयार करा दिए जाएंगे, नोट्स भी आपको दे दिए जाएंगे। तो थ्योरी के क्लास के लिए आप भी इस पे संपर्क कर सकते हैं। थ्योरी के क्लास का फी क्या होगा, तो क्लास का फी 199 होगा। अगर पूरा कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं तो 99 रुपया में भी आपको नोट्स मिलेगा। दोनों लीजिएगा तो 299 रुपया जो है वो आपके हमारे यहाँ पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए इतनी बात है। तो अब हम बात कर लेंगे क्वेश्चन के ऊपर में कि भारत में सबसे अधिक खनिज किस प्रकार की चट्टानों में पाई जाती है। तो इस चट्टान का नाम है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें कई राज्यों में पाई जाती है, कर्नाटक में भी पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में भी, दक्षिण भारत में। अगर आप बिहार से हैं, हम भी बिहार से हैं, तो बिहार में अगर बात कर लेंगे तो बिहार में भी ये चट्टानें पाई जाती है। अगर बिहार की अगर हम बात कर लेंगे, इस तरह से दक्षिणी का जो बिहार का हिस्सा होता है, अब उतनी बातें तो इधर मनाने नहीं आ रहा है, लेकिन मान करके चल लीजिए कि ये दक्षिणी बिहार का जो हिस्सा हो गया, ठीक है, गड़बड़ हो गया ना, मान करके चल लीजिए। तो दक्षिणी बिहार जो नीचे झारखंड से सटता है, खास करके दक्षिण और पूरब, तो इधर कौन कौन लगेगा, तो इधर आपका बांका हो जाएगा, जमुई हो जाएगा, नवादा हो जाएगा। ये सब जो इलाका आप देख रहे हैं, इधर छोटा नागपुर के श्रेणी है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, झारखंड में, और छोटा नागपुर के पठार का एक बड़ा हिस्सा जो है वो धारवाड़ चट्टान का ही रूप है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे कि छोटा नागपुर अगर कहेगा तो वो धारवाड़ चट्टान के अंतर्गत ही आते हैं। और ये बिहार के अंदर में दक्षिण और इधर में हो जाएगा पूरब, तो दक्षिण पूरब साइड में ये धारवाड़ श्रेणी का हिस्सा है। अगर हम ऊपर में बात कर लेंगे नॉर्थ के अंदर में, तो ये जो उत्तर वाला इलाका है, इधर जो है वो आपका, इधर का जो चट्टान है वो आपका विंध्य की चट्टानें हो जाएंगी। किसकी चट्टानें हो जाएंगी, विंध्य के। अगर देखिए ध्यान से सुनेंगे तो ये, अगर ये तो उत्तर में विंध्य के और दक्षिण और पूरब की बात कर लेंगे तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें का हिस्सा बिहार में देखने को मिल जाएगा। अगर पूरे भारत में अगर कहेंगे कि खनिज के मामले में कौन से चट्टान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो धारवाड़ की चट्टानों में भरपूर मात्रा में खनिज पाई जाती है। चाहे आपका सोना की बात हो, लोहा की बात हो, मैग्नीज की बात हो, तांबा की बात हो, ये सब पाई जाती है। गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं, ये मुख्य रूप से अपनी विशेषता रखता है कि इसी चट्टान में कोयला भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। आप जानते होंगे कि कोयला झारखंड में पाया जाता है। कोयला कहाँ पाया जाता है, झारखंड में। तो कोयला झारखंड में सबसे ज्यादा भारत में पाई जाती है। और ये 4 प्रकार के कोयला आप पढ़ते होंगे, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, है ना। सबके में कार्बन की मात्रा भी पढ़े होंगे कि 90 से अधिक % कार्बन पाई जाती है। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा किस्म का कोयला होता है। इसमें भी अगर बात कर लेंगे, बिटुमिनस की बात कर लेंगे, तो उसमें जो है वो आपका 70 से 90% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। वो दूसरा स्तर का कोयला होता है। सबसे अच्छा एंथ्रासाइट, जिसको जलाने पे उष्मा ज्यादा और धुआं कम देता है। बिटुमिनस जो है एंथ्रासाइट की अपेक्षा उष्मा कम देगा और धुआं ज्यादा। भारत में सबसे ज्यादा कोयला जो है वो पाई जाती है बिटुमिनस, है ना, सबसे ज्यादा बिटुमिनस। और सबसे ज्यादा प्रयोग भी कौन कोयला होता है, तो बिटुमिनस ही होता है। तो ये भी याद रखेंगे। और सबसे घटिया किस्म का कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा 30 से भी कम होता है, जिसे पीट कहते हैं। क्या कहते हैं, पीट कहते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको हम बता चुके हैं। तो अभी हम लोग एक बार रिवीजन ले लिए, और ये 19 नंबर का प्रश्न है। और अगले बढ़ते हैं, लास्ट आज का प्रश्न है 20 नंबर। फटाफट से बताएंगे। आज का लास्ट प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न है कि जादूगोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप 10th क्लास के भी ज्योग्राफी पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, वहां भी मिल जाएगा आपको जादूगोड़ा के बारे में। तो जादूगोड़ा की बात कर लेंगे तो ये यूरेनियम के, याद रखना है, जादूगोड़ा झारखंड का यूरेनियम का यहाँ पे भंडार है। और भारत में यहाँ जो यूरेनियम मिलता है वो यूरेनियम आप जानते हो कि परमाणु के रूप में, परमाणु विद्युत में उसका इस्तेमाल होता है, बिजली वगैरह इस सब का बनाने में,
है ना, इन सभी में यूरेनियम का, थोरियम का, इन सब का इस्तेमाल होता है। यूरेनियम अगर बात कर लेंगे तो 238 जो है, ये याद रखना है, यूरेनियम 238 ये भारत के झारखंड के जादूगोड़ा में पाया जाता है। अगर जादूगोड़ा कहेंगे कि किस राज्य में है, तो ये झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, जादूगोड़ा कहाँ है? झारखंड में है। और यहाँ यूरेनियम कौन सा पाया जाता है? तो यूरेनियम 238 पाया जाता है, जो कि अच्छा नहीं, ये निम्न किस्म का यूरेनियम माना जाता है। याद रखेंगे, निम्न किस्म या घटिया किस्म का यूरेनियम कह लीजिए, जो अपने इंडिया के अंदर में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर यूरेनियम अगर 235 की अगर हम चर्चा कर लेते हैं, तो ये उच्च कोटि का यूरेनियम माना जाता है। ये उच्च कोटि का जो यूरेनियम है वो कहां पाया जाता है? तो ये कनाडा में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? कनाडा में। ये बात याद रखेंगे कि उच्च कोटि का जो यूरेनियम है, यूरेनियम 235 है, कहां पाया जाता है? तो कनाडा में पाई जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और बात कर लेंगे इसमें, तो सोना आप जानते हो, सोना के 2 खाने भारत में कहां है? तो कर्नाटक के यहाँ है। ठीक है, सोना के 2 खाने कर्नाटक में। ठीक है, इसके अलावा अगर थोरियम की बात कर लेंगे, तो थोरियम में एक बात याद रखेंगे कि भारत पूरे विश्व का नंबर 1 देश है। ध्यान सुनेंगे, थोरियम की अगर बात कर लेंगे तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा थोरियम कहां पाए जाते हैं? तो इंडिया के अंदर में। अगर कोई कहे कि इंडिया में, भारत में सबसे ज्यादा थोरियम पाए जाते हैं, लेकिन भारत में भी किस राज्य में पाए जाते हैं? तो वो राज्य जो है वो प्यारा सा दक्षिण और पश्चिमी हिस्सा में केरल है। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिमी का ये जो केरल है वो अपने कई चीजों की विशेषता को अपने आप में समेट रखा है। एक तो अगर बात कर लेंगे तो सबसे ज्यादा ईसाई भारत में केरल में ही होगा। एक अगर बात कर लेंगे तो केरल के ही तटीय इलाका में, रेतीली वाले क्षेत्रों में थोरियम पाई जाती है, जो कि भारत में सबसे ज्यादा थोरियम जो होता है वो आपका केरल में ही पाया जाता है। तो केरल से कई सवाल यहाँ पे बन सकते हैं, आ सकते हैं, और आप आराम से कर सकते हैं। पूरे भारत में सबसे ज्यादा थोरियम, और भारत जो है वो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा थोरियम का उत्पादन करता है, मतलब यहाँ थोरियम पाया जाता है। और भारत में भी बात कर लेंगे तो केरल में क्या भाई? तो थोरियम। इसके अलावा बात कर लेंगे तो ईसाई धर्म सबसे ज्यादा कहां होते हैं? केरल में होते हैं। इसके अलावा सबसे भारत का साक्षर अगर स्टेट अगर कर लेंगे, ज्यादा पढ़ा लिखा, तो वो अगर साक्षरता की बात कर लेंगे तो सबसे ज्यादा साक्षरता भी कहां हो जाएगा? केरल में। अगर सबसे ज्यादा अगर लिंगानुपात की बात कर लेंगे, लिंगानुपात मतलब स्त्री और पुरुष के बीच के अनुपात अगर रेशियो को देखते हैं, तो बहुत अच्छा, सबसे अच्छा भारत का लिंगानुपात के मामले में केरल है। एकदम कई चीजों के मामले में धनी है। यहाँ स्वास्थ्य संबंधित मामला देखेंगे तो भी ठीक है। यहाँ जीवन प्रत्याशा अगर बात कर लेंगे, जो आप मानव विकास को आप आंकलन करते हैं, तो जीवन प्रत्याशा के जितने घटक है, तो मानव विकास के जो घटक है जिसमें जीवन प्रत्याशा भी आता है, तो भारत में सबसे अच्छा उत्तम जीवन प्रत्याशा कहाँ होता है? केरल में आता है। एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बनेगा कि शांत घाटी किस राज्य में है? केरल में है। आप दर्रा में पढ़ते होंगे कि पाल घाट वाला जो दर्रा है, पाल घाट की दर्रा ये कहाँ है? केरल में। और भारत में अब तो अलग अलग राज्य में भी एआई टीचर आएंगे, लेकिन भारत में सबसे पहले एआई टीचर कहाँ आया है? तो केरल में। इतनी बातें बता दी, और क्या आपको समझना है? बहुत सारे हैं, धीरे धीरे एक एक करके देख लेंगे। भारत में सबसे ज्यादा मसाला कहाँ होता है भाई? तो केरल में ही होता है। और केरल का एक प्रमुख बंदरगाह कोच्चि है, जी याद रखेंगे। ऐसे तो छोटे छोटे बहुत सारे हैं, लेकिन बड़े में एक कोच्चि है वर्तमान में, और उसे याद रखेंगे, कोच्चि जिसे कोचिन भी कहते हैं, और उसे अरब सागर की रानी कही जाती है। याद रखना है, अरब सागर की रानी। तो इतनी बातें आपको केरल से संबंधित बता दिए। बॉक्साइट के मामले में अगर बात कर लेंगे, तो भारत में नंबर 1 बॉक्साइट का उत्पादन करने वाला ओडिशा है। याद रखेंगे, सबसे ज्यादा भारत में, याद रखेंगे, बॉक्साइट का उत्पादन कौन करता है? तो ओडिशा। दरअसल बॉक्साइट कोई खनिज, बॉक्साइट जो है वो कोई धात्विक नहीं है। बॉक्साइट की बात कर लेंगे तो ये अयस्क है। बॉक्साइट एक प्रकार का क्या है? अयस्क। और इस अयस्क से एल्यूमिनियम नामक जो है वो धातु की प्राप्ति करते हैं। क्या निकालते हैं इसे? तो एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का अयस्क कहेंगे तो बॉक्साइट। ठीक है, ये बातें आपको याद रखेंगे। और इसके मामले में पहला स्थान जो है उड़ीसा का, दूसरा स्थान जो है वो गुजरात का, और तीसरा स्थान की अगर बात कर लेंगे तो झारखंड का। कैसे याद रहेगा? तो ऐसे याद रखेंगे, उड़े गुजरलव झार के। याद रखेंगे, ठेठ में बिहार में बोलते हैं कि उड़े गुजरलव झार के। उड़े मतलब उड़ीसा, गुजरलव मतलब गुजरात, झार के मतलब झारखंड। तो क्रम से ये है, ये चीज एकदम क्रम से है कि बॉक्साइट उत्पादन में दूसरा स्थान अगर पूछ ले, पहला न पूछ करके, तो ये गुजरात हो जाएगा। तीसरा पूछ ले तो एल्यूमिनियम हो जाएगा, एल्यूमिनियम बोल रहे हैं, झारखंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इतनी सारी बातें आपको बता दिए। सीरीज अच्छा लगता है तो प्लीज आप लाइक कर दीजिए। एक प्यारा सा अगर आप अपनी विचार छोड़ देते हैं कमेंट के रूप में, तो और हमारे लिए बढ़िया होगा, है ना। और कोशिश रहेगी कि
4 बच्चा देखे, 5 बच्चा देखे, 50 बच्चा देखे, 500 देखे, चाहे वो जितना देखे, हम कोशिश करेंगे कि हर एक क्लास में अब धीरे धीरे अपनी एनर्जी को जो है वो बढ़ाने का प्रयास करेंगे और क्लास को और बढ़िया बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ताकि 10 क्वेश्चन है उसके इर्द गिर्द इतने चीजें समेट देंगे। अब इससे अगर निकालना चाहे तो 40-50 प्रश्न बन जाता है ना, उससे ज्यादा भी बन सकता है, लेकिन आपको एकदम बढ़िया से समझाते हुए क्रम में चलना है। आप अगर इन सभी चीजों के ऊपर में प्रयास कर रहे हैं, पहले दफा अगर भारी भी लग रहा है, सीरीज में आप बने रह रहे हैं, लास्ट में प्रैक्टिस देंगे, यही सब प्रश्न एकदम बनाइएगा, चीजें आपको याद आएगा, मजा आ जाएगा। कहीं जो चीज भूल रहे होंगे एकदम प्लेलिस्ट में जाएंगे, वो वाला वीडियो आपको क्लिक करना है और एकदम बढ़िया से आपको पढ़ लेना है ना। और बाकी बीच में कहीं लड़खड़ाहट में कुछ बोलने के लिए कुछ बोला जाता है, कुछ हम बार बार बोलते हैं, गलत कमेंट नहीं करेगा, आराम से आप कमेंट कर करके आप हमें वो ये बता भी सकते हैं कि कहां पे सर ये हो गया, हम उसको एक्सेप्ट भी करेंगे अगर गलती होगी तो, है ना। अगर आपका कोई कंफ्यूजन होगा तो हम बोलेंगे कि ऐसा नहीं ऐसा होता है, ठीक है। तो इन सभी चीजों के ऊपर में काम करेंगे, सीरीज में केवल बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोशिश करिए, हो सकता है कि किसी के ऊपर में अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाकी वो जैसी दिली इच्छा। तो हम मिलते हैं, इजाजत दीजिए, अब अगले क्लास के अंदर में अगले सीरीज में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे।